अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी। अब सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसको डिफरेंट एस्पेक्ट में देखा जाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोसाइटल, इन्वायरमेंटल एंड मिलिट्री एस्पेक्ट। इसके ऊपर डिफरेंट आर्गूमेंट्स किए जाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या होता है, और इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ 9/11 अटैक्स। अब 9/11 अटैक्स कौन से हैं? सितंबर 11, 2001 में ये वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर 4 सुसाइडल प्लेन अटैक्स हुए थे इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी और काफ़ी इंजरीज़ भी हुई थी। और उसके बाद से डिबेट होना स्टार्ट हो गई कि सिक्योरिटी क्या होती है और ट्रेडिशनली उसके ऊपर फोकस कैसे किया जाता है, रोल क्या है स्टेट का इन द इंटरनेशनल रिलेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर हम सिक्योरिटी का कंसेप्ट देखें विद डिफरेंट व्यूज़ ऑफ थ्योरीज, तो सबसे पहले आते हैं रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट। उन दोनों का कंसेप्ट यही है कि इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से सिक्योरिटी डिलेमा हो जाता है। सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं बिटवीन द 2 डिफरेंट स्टेट्स। और ट्रस्ट इश्यूज़ किस तरह डेवलप होते हैं कि चीटिंग का प्रॉब्लम होता है कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ चीटिंग कर रही है, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हो पा रहा। रिलेटिव गेन्स का कंसेप्ट इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर ये होता है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से प्रॉफिट गेन करने के लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से दूसरी स्टेट को सिक्योरिटी कंसर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो आता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द मैकेनिज़्म ऑफ अचीविंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी। लिबरल जो इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं दे accept many assumptions of realism about the continuing importance of military power in the IR, but argue that institutions can provide a framework for cooperation which help to overcome the dangers of security competition between states। यानी वो कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो कहते हैं कि अगर कोऑपरेशन हो जाए दोनों स्टेट्स के दरमियान में तो सिक्योरिटी डेवलप हो जाती है, और जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी की जो डेंजर्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर फिर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आजकल का दौर जो है वो ग्लोबलाइजेशन का ही है, जिसकी वजह से ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं for the new concepts like environment, poverty, weapons of mass destruction, जिसकी वजह से जो है ना इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और सिक्योरिटी का कंसेप्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनसिक्योरिटी हो जाएगी और स्टेट्स जो हैं आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाएंगी। अगर हम चेंजिंग सिक्योरिटी डिस्कोर्सेस की बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सिक्योरिटी का कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया है। सबसे पहले हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी स्टेट और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो 1940s में जो मिलिट्री अटैक हुए उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंज आया और न्यू वारफेयर आया। उसके अंदर जो नेशनल और इंस्टीट्यूशनल एडवोकेट्स थे जिन्होंने जिन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो था यूएस सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सितंबर 1954 में हुई थी, और 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट क्या है? इट वाज अ बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूके, और ये मिलिट्री अलायंस था। और इसके अंदर जो 5 पावर्स थी ना वो कौन कौन सी थी? यूएस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन 1940s फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट हम बात करें 1960s के एरा की, तो 1960s में फिर नेशनल सिक्योरिटी से कन्वर्ट होके ये आता है कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की तरफ। अब कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी क्या है?
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जो है रिजीम की लीगल होने की वजह से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो कंसेप्ट है ना वो डेवलप होता है, जिसकी वजह से स्टेट्स के अंदर नॉन मिलिट्री थ्रेट्स आ जाते हैं। अब उनको मेंटेन करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुई? कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट एशिया। उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी? जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, आसियान, आईसिस एंड दे वर द मेन एडवोकेट्स। और आसियान क्या होता है? आसियान इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 8 अगस्त 1967 थाईलैंड में इसका इनिशिएटिव हुआ और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द सिक्योरिटी डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट एशियन रीजन। अब आसियान आईसिस के अंदर क्या आता है? आसियान आईसिस के अंदर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ और द इस्लामिक स्टेट। इसके अंदर ये कंसेप्ट था, इन सारी स्टेट्स ने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्ट जो है ना वो दिया था। फिर अगर हम 1970s और 1980s के एरा में जाएं तो कॉमन और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का रोल आता है। 1970s और 1980s की अगर हम बात करें तो उसमें कोऑपरेटिव या कॉमन सिक्योरिटी आती है। कोऑपरेटिव या कॉमन सिक्योरिटी क्या होता है कि स्टेट्स सिर्फ अपनी सिक्योरिटी की बात नहीं करते, वो दूसरों की सिक्योरिटी को भी मेंटेन रखते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होता है और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से स्टेट्स एक दूसरे के साथ काम करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना वो माइनस हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी फोकस नहीं होता। फिर अगर 1990s से 2000s की बात करें तो उसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी पे बात होती है कि पिछली जितनी भी सिक्योरिटी कंसेप्ट है उसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, ह्यूमन राइट से रिलेटेड बात नहीं होती थी। लेकिन फिर 1990s से 2000s में डिफरेंट आइडियाज़ आए, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस ने और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ह्यूमन राइट्स के लिए बात होना शुरू हो गई। अब हम अगर ओवरऑल बात करें चाइना की न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में, तो चाइना की जो सिक्योरिटी वो है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी अपनी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप दूसरी जो स्टेट्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट। इसके अंदर डिफरेंट जो अलायंसेस हैं वो कोऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से इसको कोऑपरेटिव सिक्योरिटी भी कहते हैं और इवॉल्विंग सिक्योरिटी भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो पास्ट में जितनी भी जो मिसकंसेप्ट आए हैं उसकी वजह से सिक्योरिटी मेंटेन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एंड पे अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो हमें इस बारे में ये पता चलता है कि हमने डिफरेंट सिक्योरिटी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी आता है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आता है, ह्यूमन सिक्योरिटी आता है, कॉमन एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी आता है। इन सब को ओवरऑल एक नाम दिया गया है जिसका कंसेप्ट है ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी या फिर होमलैंड सिक्योरिटी। ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी क्या होती है कि इन सारी सिक्योरिटी जो इवेंट्स हैं या फिर जो सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब को इंटीग्रेट किया जाए आपस में फॉर द रीजनल एंड इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस। इसके अंदर रीजनल कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं सिक्योरिटी के और नॉन रीजनल कंसेप्ट भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ह्यूमंस की भी सिक्योरिटी हो जाती है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की भी सिक्योरिटी हो जाती है और स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिक्योरिटी एंड द ओवरऑल पीस इन द वर्ल्ड।
थैंक यू वंस अगेन ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। होप सो आप लोग मेरी ये वीडियो एंड तक देखेंगे, आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। और कोई भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।